जय हिंद दोस्तों। भारत वो देश जहां गाय को एक माता की तरह पूजा जाता है, पर आज गाय की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आज इस देश में गाय एक राजनीतिक मुद्दा, तस्करी का विषय और मुठभेड़ों का कारण बन चुकी है। ये स्थिति इस देश में क्यों आई, आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे। क्यों वो हिंदू समाज जो गाय की रक्षा करता है, आज उसी के कारण इस देश में गाय की हत्या हो रही है, और भाईचारे की मिसाल देने वाला वो मुस्लिम समाज उसी गौमांस को बहुत ही चाव से खाता है। क्या गाय इस देश में सिर्फ एक राजनीति का विषय है? क्यों गाय इस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में फिट नहीं बैठती है? और हम जानेंगे कि गाय हमारे लिए सच में माता है या फिर एक समस्या। भारत में हमेशा से गाय को एक माता की तरह पूजा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के गौ प्रेम के बारे में हम सभी ने सुना है। समुद्र मंथन में हलाहल विष के बाद जो दूसरी कीमती चीज निकली वो थी कामधेनु गाय। श्री रामचंद्र जी के गुरु महर्षि वशिष्ठ ने इक्ष्वाकु वंश के राजा सौगत को गवोपनिषद निरूपित करते हुए कहा, यजा सर्विदम व्याप्तम जगत स्थावर जड़गमम तम धेनु शीर्षा वंदे भूत भवस्य मातरम। अर्थात जिसने इस चराचर जगत को अपने में व्याप्त कर रखा है, उस भूत भविष्य की जननी को मैं मस्तक पकड़ के प्रणाम करता हूँ। गावो विश्वस्य मातर है, गाय विश्व की माता है। मात्र है सर्वभूतानाम गावे सर्व सुख प्रदा। अर्थात गाय सभी प्राणियों की माता है और सभी के लिए पूजनीय है। हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास भी गाय के अंदर माना जाता है। संत नामदेव, पाबू जी, गोगा जी और रामदेव जी जैसे संतों को भी गाय के प्रति समर्पित माना जाता है। जैन धर्म के तीर्थंकर आदिनाथ जी का एक नाम वृषभ भी था, जिसका अर्थ है बैल या सौरभ। इतिहास में एक कहानी यह भी मिलती है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक गाय को बचाने के लिए कसाई को चुनौती दी थी और बाद में उस कसाई को बीजापुर में मार भी डाला। दशेश गुरु गोविंद सिंह ने 1852 में अपनी कविता चंडी दी वॉर में माता की आराधना करते हुए ये उनसे आज्ञा मांगी है कि हे माता, मुझे आज्ञा दो कि मैं इस संसार में से तुर्कों और गो हत्या जैसी बुराई को नष्ट कर सकूं। इतने धार्मिक इतिहास के बाद भी इस देश में ऐसा क्या हुआ कि गाय की स्थिति आज इतनी दयनीय है? 1000 ईस्वी के अंदर जब इस देश में इस्लामिक आक्रमण हुआ, तब तक इस देश के अंदर गो हत्या ना के बराबर होती थी। अरब मुख्यतः भेड़, बकरी आदि का सेवन करते थे। कुछ विशेष अवसरों के ऊपर ऊंट की भी बलि दी जाती थी, पर वो आदतन गोमांस खाने के आदी नहीं थे, क्योंकि अरब में उस समय गाय नहीं मिला करती थी। जब आक्रमणकारी भारत के अंदर आए, तब यहाँ के मूल निवासियों को नीचा दिखाने और अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए उन्होंने गोमांस का सेवन शुरू किया। इसके बाद 19वीं शताब्दी में जब अंग्रेज शासन यहाँ पर स्थापित हुआ, तब गायों की हत्या बहुत बड़े स्तर पर होने लगी। उसका कारण था कि यूरोपीय हमेशा से गोमांस के आदी थे। उनका ये मानना था कि गोमांस इंसान को एक बहुत ज़्यादा शक्ति देता है। गोमांस की अत्यधिक खपत के कारण अंग्रेजों ने देश के अलग अलग हिस्सों में कई बूचड़ खाने स्थापित कराए, और उन बूचड़ खानों में काम करने के लिए जब हिंदू लोगों ने मना कर दिया, तो परिवर्तित इस्लाम और ईसाई लोगों ने कसाई का कार्य करना शुरू किया। हरियाणा के लाला हरदेव राय की जीवनी में हमें एक आंकड़ा मिलता है, जिसमें यह कहा गया कि इस्लामी शासन के समय में प्रतिदिन लगभग 20,000 गायों की मौत होती थी, जबकि 1917 में महात्मा गांधी ने एक भाषण में कहा कि अंग्रेजी शासन के समय प्रतिदिन लगभग 30,000 गायों की मौत होती है, जो आंकड़ा वार्षिक 1 करोड़ 10 लाख गायों तक पहुंच जाता है। इस देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम मंगल पांडे के नेतृत्व में लड़ा गया। 1857 की एक क्रांति एक ब्रिटिश कमांडर को गोली मारकर हत्या करने के ऊपर हुई थी, जिसका एक मुख्य कारण कारतूसों को मुंह से खोलने पर मजबूर किया गया था, और वो कारतूस गोमांस से लिपटे हुए थे। इसके अलावा 1870 में नामधारी सिखों ने गो क्रांति की शुरुआत की, जिसे हम कूका आंदोलन के नाम से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने गो हत्या को रोकने के लिए पूरे देश में आह्वान किया और इस देश में गो संवर्धनी सभा का गठन किया। 1890 से लेकर 1894 में ये आंदोलन बहुत प्रबल रूप से इस देश के अंदर छाया। महात्मा गांधी ने भी इस आंदोलन की बहुत सराहना की। इस आंदोलन के तहत कसाईयों से छुड़ाई गई गायों को गौशालाओं में रखा गया और इस देश में अनेक गौशालाओं का निर्माण हुआ।
पर जैसा अंग्रेजी हुकूमत का इतिहास रहा है, उन्होंने इस देश में मुस्लिम कट्टरपंथियों को भड़काकर इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम दंगे करवाए, जिसके कारण वो इस आंदोलन को पूरी तरह से कुचल पाए। महात्मा गांधी ने दिसंबर 1927 में कहा था कि जहां तक मेरी बात है, स्वराज्य को हासिल करने के लिए भी मैं गौ हत्या का समर्थन नहीं करूंगा। 1940 में कांग्रेस की एक सभा ने या एक समिति ने एक पेशकश की, जिसमें कहा गया कि इस देश के अंदर गौ हत्या पूर्ण रूप से बंद होनी चाहिए। पर कांग्रेस की एक अन्य समिति ने यह सिफारिश की कि मारी हुई गायों की खाल को हम निर्यात करके एक अच्छा विदेशी मूल्य कमा सकते हैं। ये सेम कांग्रेस की बातें आज के परिदृश्य में भी साबित होती हैं, जब कांग्रेस इस देश के अलग अलग हिस्सों में बीफ का पार्टी करती हुई दिखाई जाती है। 1944 में जब अंग्रेज भारत की सत्ता में थे, तब उन्होंने गौ हत्या के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। 1950 में भारत सरकार ने गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध को ये कहते हुए नकार दिया कि मरी हुई गाय का मूल्य मारी गई गाय के मूल्य से कम है, इसलिए किसी भी राज्य में गौ हत्या पर पूर्णतः पाबंदी नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 48 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंदर ये कहा गया कि राज्य को गाय और मवेशियों के वैज्ञानिक संवर्धन के ऊपर कार्य करना होगा। नस्ल सुधार के लिए भी अनेक वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करना होगा और गाय, बछड़े और मवेशियों के वध पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाना होगा। और इसी के समर्थन में कम से कम 20 राज्यों ने उस समय गौ हत्या को प्रतिबंध करते हुए कई कानून पारित किए। 1958 में सुप्रीम कोर्ट ने इन कानूनों की जांच करते हुए ये निर्देशित किया कि गाय की हत्या को पूर्णतः संवैधानिक माना जा सकता है, पर उसके अलावा अन्य पशुओं अर्थात बैल या बछड़ों के वध को किसी भी प्रकार से संवैधानिक नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये कसाईयों के व्यापार और उनके पेशे के अभ्यास के मूल कर्तव्यों का उल्लंघन करते हैं। इसके बावजूद 1994 में गुजरात सरकार ने बैलों, बछड़ों, गाय के हत्या के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंधित लगा दिया। 2005 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को पलटते हुए ये कहा कि कसाईयों के व्यापार और पेशे के अभ्यास को गो हत्या पूर्ण प्रतिबंध कानून किसी भी प्रकार से हनन नहीं करता है, अर्थात गो हत्या पर राज्यों के द्वारा बनाए गए कानून पूर्णतः संवैधानिक हैं और उसके अंदर बछड़ों और बैलों के वध को भी जायज माना जाएगा। और हाल ही में कर्नाटक, हरियाणा, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों ने बैलों की हत्या के ऊपर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ये तो आज तक के कानून थे, पर वर्तमान में इस देश के अंदर गो हत्या से संबंधित अलग अलग कानून अलग अलग राज्यों में हैं। अगर हम उन कानूनों की बात करें तो कुछ राज्यों के अंदर गो हत्या या गोवंश की हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है, उनके विक्रय और रखने के ऊपर भी भारी जुर्माना है, जबकि कुछ राज्यों के अंदर आंशिक प्रतिबंध है, अर्थात गाय को मारा जा सकता है पर एक फिट फॉर स्लॉटर सर्टिफिकेट के साथ। उसके अलावा कई राज्य ऐसे भी हैं जिसमें अधिकांश रूप से 7 सिस्टर्स और केरल राज्य हैं जहां पर गो हत्या से संबंधित कोई भी कानून नहीं है, वहां पर खुले रूप से गो हत्या होती है और गो मांस की बिक्री भी होती है। देश में राज्यों के अंदर अलग अलग कानून होने का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि उससे इस देश के अंदर गौ तस्करी की समस्या को एक बहुत बड़े रूप से बढ़ावा मिलता है। उसके कारण कई बार गोरक्षक और पुलिस के साथ गौ तस्करों की भिड़ंत के कारण कई पुलिस वालों को शहीद भी होना पड़ा है, और साथ ही साथ कई बार अपने पशुओं का परिवहन करते हुए सामान्य लोगों को भी शक के बिना पर मार दिया जाता है। अगर हम गाय की इकोनॉमी की बात करें तो इस देश के अंदर श्वेत क्रांति अर्थात व्हाइट रेवोल्यूशन लाने वाले वर्गीस कुरियन ने एक बार कहा था कि गो हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध डेयरी इंडस्ट्री के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस देश में अगर कोई गाय पालता है तो वो गाय जब तक दूध देती है तब तक तो उसके लिए फायदेमंद है, पर उसके बाद वो गाय उसके लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं रह जाती है। एक गाय का सामान्य जीवन 15 साल तक होता है, जबकि वो अपने पूरे जीवन काल में लगभग 10 बार बच्चों को जन्म देती है। उसका दूध सूखने के बाद उस गाय को या तो आवारा रूप से सड़कों पे छोड़ दिया जाता है या फिर उसको कटने के लिए भेज दिया जाता है, और उस गाय से पैदा हुए बछड़ों को या तो कटने के लिए भेज दिया जाता है या वो भी इस देश की सड़कों के ऊपर स्वच्छंद विचरण कर रहे होते हैं।
कुछ लोगों का इसमें एक ये भी तर्क है कि पहले के समय भी गायों को रखा जाता था, बैलों को भी रखा जाता था, तो आज क्यों नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि पूर्व में इस देश के अंदर लगभग 1971 में 85,000 ट्रैक्टर थे, जबकि वर्तमान समय में भारत देश लगभग 8 लाख ट्रैक्टरों का उत्पादन प्रति वर्ष कर रहा है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि बैलों की उपयोगिता इस देश में पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। साथ ही साथ पूर्व के समय में गायों के लिए गोचर भूमि हुआ करती थी, गाय जंगलों में चरने जाया करती थी, जिस कारण किसी भी पशुपालक पर गाय कभी भी आर्थिक बोझ नहीं होती थी। पर आज अगर गाय सूख जाती है तो पशुपालक के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं है, उसके लिए केवल एक बोझ है। गाय की इकोनॉमी ना सिर्फ पशुपालकों, उसके अलावा सरकार के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। वित्तीय वर्ष 2022 में भारत सरकार ने 1.43 मिलियन मैट्रिक टन बीफ का एक्सपोर्ट किया, जिससे भारत सरकार को लगभग 25 से 26 हजार करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ। इसके अलावा गाय की खाल भी चमड़ा इंडस्ट्री के लिए बहुत उपयोगी होती है और जिसको विदेशी और भारतीय बाजारों के अंदर उच्च मूल्य पर बेचा जाता है। यहाँ हम आपको एक बात क्लियर कर दें कि यहाँ पर बीफ का मतलब काला बीफ है, क्योंकि भारत सरकार गौ मांस को किसी भी प्रकार से एक्सपोर्ट करने पर प्रतिबंध करती है और काला बीफ मतलब केवल भैंस का मांस है। पर इन सब के बावजूद भी भारत दुनिया के टॉप 4 बीफ एक्सपोर्ट देशों के अंदर आता है। अब जिस देश के अंदर गाय इतना बड़ा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कर रही हो, उस देश के अंदर आखिर क्यों कोई गौ हत्या के ऊपर कानून बनाएगा। अब हम गाय के अगर एक सोशल एस्पेक्ट की बात करें, इस देश में लगभग 5,000 गौशालाएं हैं जो अपनी फुल कैपेसिटी के ऊपर कार्य कर रही हैं। उसके बावजूद भी इस देश में 2023 के अंदर हुई सेंसस के अनुसार 5 लाख आवारा गाय सड़कों के ऊपर घूम रही हैं और पिछले 4 वर्षों के अंदर लगभग 900 लोगों की दुर्घटना में मौत इन आवारा पशुओं के कारण हो गई है। इसके अलावा ट्रैफिक जाम की समस्या, कई स्थानों पर गंदगी भी इन्हीं आवारा पशुओं के कारण होती है। यहां तक हमने गाय को बहुत बदनाम कर लिया है, पर कुछ लोगों को ये बात शायद अच्छी भी नहीं लगे। पर इसका आखिर में सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन से पहले हम एक बात जरूर सरकार से कहना चाहेंगे कि इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म कानून की आवश्यकता है, जिससे कि इस देश के अंदर हो रही गो तस्करी की समस्या से पूर्णतः निजात पाई जा सके। अलग अलग कानूनों के कारण जिस राज्य में गो हत्या पूर्णतः प्रतिबंधित है, उस राज्य से उस गाय की तस्करी करके अन्य राज्य में लेकर जाया जाता है। तो इसलिए हमारी सरकार से अपील है कि इस देश के अंदर एक यूनिफॉर्म लॉ लाया जाए। इसके अलावा हमारे पास केवल 2 रास्ते बचते हैं। पहला रास्ता तो ये है कि हम गाय को माता मानकर ना बैठें और गाय को अन्य पशुओं की तरह ही इस्तेमाल करें। जब तक वो दूध देती है उसका दूध पिएं और उसके बाद उसको कटने के लिए छोड़ दें और हम गाय को माता मानना बंद कर दें। दूसरा रास्ता ये है कि हम गाय को माता तो माने पर उसका दूध छोड़ दें। ये सुनने में बहुत ही अजीब लगता है, पर उसका एक कारण है कि गाय अगर दूध देगी तो उसको पाला जाएगा, उसके बच्चों को कराया जाएगा, जिस कारण उनको आखिरकार मरने ही जाना पड़ेगा। तो सरकार ये कदम उठा सकती है कि गाय को कंजर्वेशन के अंदर डाले, अर्थात गायों को गौशाला तक ही सीमित किया जाए। अगर कोई पशुपालक अपने स्तर पर गाय को पालना चाहता है तो वो सरकार के निर्देशों का अनुसरण करे और उस प्रोटोकॉल को पूरा करे। और सरकार को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो भी गाय पशुपालकों के पास या गौशाला के अंदर है, वो गाय सभी प्रकार से समुचित व्यवस्था में रहे। और अगर किसी भी प्रकार से किसी को औषधीय रूप से इसकी ज़रूरत है तो गौशालाएं वहाँ से उसका औषधीय उपचार कर सकती हैं। ये उपाय बहुत लोगों के गले से नीचे नहीं उतरेगा, पर हमें ये समझना होगा कि आज की इकोनॉमी गाय को पशुपालकों के लिए दूध देने के बाद किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं बनाती है। तो हम लोगों को अगर गाय को माता कहना है तो गाय का दोहन करने से बचना होगा, गाय के बछड़े के लिए उसका दूध छोड़ देना होगा। और जिन लोगों को ज़रूरत है वो अपनी व्यवस्था खुद कर सकते हैं। बाकी भैंस का दूध भी बराबर से उपयोगी है। अब या तो हम गाय को माता मान लें या फिर गाय का दोहन कर लें, ये फैसला आप लोगों के ऊपर है। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक हमारे साथ बने हुए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। यदि आपके और भी कोई सुझाव हैं
जो सरकार तक या हम तक पहुंचने चाहिए और हमारा ज्ञानवर्धन होना चाहिए, तो आप उन सबको कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके विचार चाहे सहमति के हों चाहे असहमति के हों, हमारे लिए हमेशा से महत्वपूर्ण है।